गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारक में हम बेंथम का अध्ययन कर रहे हैं और बेंथम के विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत उपयोगितावाद के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले उपयोगितावाद के संबंध में जो भी पूर्व विचारकों के द्वारा जो भी अपने विचार दिए हैं उनको अपन देखेंगे कि उनके द्वारा उपयोगितावाद के संबंध में क्या बताया है, फिर हम बेंथम के विचार पर आएंगे। तो देखिए, उपयोगितावाद है वो इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्य से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन है। देखो, इंग्लैंड के जो भी फिलोसोफर थे, जो भी दार्शनिक हैं, इन्होंने राज्य के कार्य संबंधित एक जो अपना विचार दिया, एक जो दर्शन दिया, उसमें से सबसे प्रमुख है उपयोगितावाद। राज्य के कार्य से संबंधित कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य किस प्रकार से अपना कार्य करे, राज्य का क्या अपना उद्देश्य होना चाहिए, राज्य का क्या साध्य है, उससे संबंधित अपना जो विचार है वो प्राय उपयोगितावाद है। और उपयोगितावाद के जो आधारभूत विचार है वो उपयोगिता है। उपयोगितावाद का जो आधारभूत विचार क्या, उपयोगिता, मतलब इसकी क्या उपयोग है, मतलब राज्य है वो राज्य का क्या उपयोग है, राज्य क्या कर सकता है, राज्य क्या करेगा, ठीक है, उसकी कितनी उपयोगिता है, उससे संबंधित। तो ये सिद्धांत कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही राज्य की उपयोगिता है। राज्य मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हितों के अनुसार और हितों को पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यानी राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है क्या, उपयोगिता। आप अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को साधेंगे तो ही आपके राज्य की प्रगति होगी और वही आपकी श्रेष्ठता की कसौटी होगी। इसके बिना तो आप कैसे जांचेंगे, परखेंगे। इसलिए इसके अनुसार सभी राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता ही होनी चाहिए। जो भी राजकीय यानी शासन व्यवस्था से संबंधित और जितने भी सामाजिक कार्य हैं, इन सभी का जो मापदंड है वो उपयोगिता होनी चाहिए कि इसका मेरे लिए कितना वो हमारे लिए बेहद अनुकूल है व उपयोगी है। यही इस बात पर बल देता है क्या, उपयोगितावाद। ठीक है। अब जो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है वो इस उपयोगितावाद की अपनी एक परिभाषा देता है। उसमें स्पष्ट किया है कि उपयोगितावाद आचार शास्त्र का एक सिद्धांत या नीति है। किसका, आचार शास्त्र, मतलब नैतिकता से इस बात को जुड़ा हुआ है, जो इस बात का प्रतिपादन करता है कि जो कुछ उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, जो कुछ हमारे लिए उपयोगी है वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा वही है। और उपयोगिता विवेकपूर्वक निर्धारित की जा सकती है तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत और नीतियां उपयोगिता के सिद्धांत पर ही आधारित होनी चाहिए। मतलब जो अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये तय किया जाता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार के सिद्धांत और किस प्रकार की नीतियां उसके आधार पर निर्धारित की जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को एक सुख प्राप्त कर सकें, जनता का हित प्राप्त कर सकें, राज्य की और समाज की प्रगति कर सकें। इसका जो मूल मंतव्य है वो ही उपयोगितावाद कहलाता है। ये कहता है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। ठीक है। इसलिए समझ सकते हैं कि ये राज्य के कार्य से संबंधित सिद्धांत है। वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हितों को पूर्ति करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य के नागरिकों की अपनी जो भी सामाजिक, राजनीतिक हैं या आर्थिक हैं, उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना इस बात पर बल देना चाहता है। ठीक है। अब देखिए, उपयोगितावाद है वो मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरक एवं नैतिक स्तर पर संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है। ध्यान रखना है, ये एक इथिकल थ्योरी है। ठीक है, एथिक्स थ्योरी है। ये कहती है कि मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरक, मानवीय व्यवहार की प्रकृति और उसकी प्रेरक एवं नैतिक स्तर पर एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्तित्व
अपने राज्य, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हितों की पूर्ति करने पर अपना बल प्रदान करता है। ठीक है, अब ये नैतिक सिद्धांत है, ध्यान रखना। पर जो हमारे बेंथम महोदय हैं, जेरेमी बेंथम है, और उनके जो शिष्य हैं मिल, जेएस मिल, इस नैतिक सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया है। ध्यान रखना, इससे पहले किसी ने भी इस नैतिक सिद्धांत को केवल नैतिकता में रखा, राज्य के कार्य क्षेत्र में उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, बेंथम और मिल ने इस नैतिक सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया। इस प्रकार उपयुक्तवाद का जो अध्ययन है वो नैतिक और राजनीतिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। बात समझ में आई कि जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत है वो व्यक्ति के आचरण, उसकी प्रकृति, उसके प्रेरक के रूप में एक नैतिक सिद्धांत के तौर पर जाना जाता था, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक वो लागू नहीं था। बेंथम ने क्या किया कि बेंथम ने इसको और उसके शिष्य जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, दोनों ने इसको राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का पूरा कार्य किया। इस प्रकार अब हम उपयुक्तवाद का अध्ययन नैतिक और राजनीतिक दो रूपों में किया जा सकता है। नैतिक और राजनीतिक दोनों ही स्वरूप में किया जा सकता है। अब नैतिक सिद्धांत के रूप में सार्वलौकिक सुखवाद कहा जाता है। अगर इसको नैतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखेंगे या समझेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि ये इसको जिस नाम से जाना जाता है वो सार्वलौकिक सुखवाद, यानी सब जगह, सब मतलब इस पृथ्वी पर, इस जगत पर संपूर्ण रूप से, संपूर्ण समुदाय में एक सुख पर बल देने वाला एक सिद्धांत कहलाता है। इसको कहेंगे सार्वलौकिक सुखवाद। इस रूप में यह सिद्धांत अगर अपन सार्वलौकिक सुखवाद के रूप में अगर अपन समझें, इसको समझने का प्रयास करें, तो ये सिद्धांत है एपिक्यूरस। एपिक्यूरस एक जो यूनानी दर्शन से संबंधित है, जहाँ इसे परोपकारी, या जो ये मतलब ग्रीक सुखवाद है इसको परोपकारी, तथा वर्तमान सुखवाद में बात करें उसको अहमवादी के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है ये इस मान्यता पर आधारित है कि जो मनुष्य है वो मूल रूप में एक इंद्रिय प्रधान प्राणी है, जो सदैव सुख की खोज करता रहता है और दुख से बचना चाहता है। प्रत्येक व्यकारी जो सुख की अपेक्षा दुख की अधिक उत्पत्ति करता है वह बुरा या गलत है, और प्रत्येक व्यकारी जिसका परिणाम दुख की अपेक्षा अधिक सुख है या अच्छा है या सही है। ठीक है, इस प्रकार सुख समस्त मानव प्रयत्नों का सर्वोच्च लक्ष्य है। आई बात समझ में? ये किस बात पर बल देता है? ये कहता है, ये जो सुखवाद का जो सिद्धांत है ये इस बात पर बल देता है। ध्यान रखना, एक दर्शन है। इस दर्शन को बेंथम ने राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का काम किया है। बेहद ईजी है, बेहद बहुत आसान है, आपको समझना जरूरी है। अब इस नैतिक सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करते हुए क्या कहते हैं कि हम जो मनुष्य है ना, मूल रूप से इंद्रिय प्रधान प्राणी है। मतलब हम इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने का पूरा प्रयत्न करते थे जीवन भर। हमेशा सदैव हम सुख की प्राप्ति के पीछे लगे रहते हैं या सुख की प्राप्ति के लिए खोज करते रहते हैं। हम हमेशा दुख से बचना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये दावा करे कि नहीं मुझे दुख ही प्राप्त करना है, सुख प्राप्त नहीं करना है। ऐसा शायद कोई नहीं होगा। हर एक मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख की कामना करता है, सुख की प्रार्थना करता है, सुख की मन्नत मांगता है। सुख की प्राप्ति के लिए सब कुछ अपने जीवन में उतार चढ़ाव को पार करता है। ठीक है, और वह कोई भी कार्य करेगा, ठीक है, तो वो हमेशा उस कार्य में सुख की कामना करते हुए कार्य करेगा, न कि दुख की कामना करते हैं। दुख की उत्पत्ति करने के लिए वो काम नहीं करता है। अगर उसे सुख की कामना करते हुए करता है वो उसके लिए अच्छा है, और दुख के लिए अगर वो दुख की उत्पत्ति करता है तो उसके लिए वो बुरा या गलत है। ठीक है, इसलिए वह प्रत्येक कार्य जिसका परिणाम दुख की अपेक्षा अधिक सुख है तो वो उसके लिए हमेशा अच्छा ही माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो मनुष्य है वो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न करता है या जो भी सर्वोच्च काम करता है वो उसका एक लक्ष्य बन जाता है, वो उसका एक साध्य बन जाता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्तियों के सुख का प्रश्न जुड़ा होता है। अब देखो, मैंने अभी जो बताया वो व्यक्तिगत मेरा कार्य है कि मैं हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए, सुख की कामना करने के लिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्ति करने के लिए मैं काम करता हूँ। तो जिस प्रकार मैं काम करता हूँ तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे वाला भी यही काम करता रहेगा, उसके पास वाला भी यही काम करेगा। मतलब सभी मनुष्य अपने क्या करते हैं, सभी व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के सुख के साथ अन्य व्यक्तियों के सुख का प्रश्न भी जुड़ा होता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
ठीक है। राज्य का अस्तित्व ही उसकी उपयोगिता के कारण है। अब राज्य का जो अस्तित्व है, राज्य क्यों बना हुआ है, इसका उपयोगिता यही है कि राज्य है वो हमारे सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में, एक सहायक के रूप में है। हम राज्य से भक्ति इसलिए करते हैं कि वे हमारे लिए उपयोगी है। आई बात समझ में। और ऐसा राज्य ऐसे राज्य का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वृद्धि का प्रयत्न करें। अगर राज्य नहीं होता तो अराजकता फैल सकती है। सभी मनुष्य अपने सुख के लिए वो किसी भी कमजोर व्यक्ति को उसके हितों के खिलाफ काम कर सकते हैं। तो फिर इसको रोकेगा कौन, टोकेगा कौन, किस आधार पर चलेंगे। इसलिए राज्य होना जरूरी है। और राज्य यही करेगा कि सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए वो अपना काम करे, उसकी वृद्धि के लिए काम करेगा। यही बात समझ में। इसलिए उपयोगिता ही व्यक्तिवाद की तरह समाज को व्यक्तियों का एक भोग मात्र मानती है। ठीक है, तो ये उपयोगितावाद के एक सामान्य अर्थ के रूप में समझा। अब देखते हैं ये जो उपयोगितावाद है इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, आप समझिए। आचार शास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में इसका संबंध प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियन प्रणाली से माना जाता है। देखो, इसको जो है ना, जो प्राचीन यूनान है, ग्रीक है, ग्रीक थ्योरी में जो एपिक्यूरियन प्रणाली है, जिसको प्राय सुखवादी मानते थे या फिर ये मनुष्य को पूर्ण सुखवादी मानते हुए इस विचार के समर्थक हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आई बात समझ में। प्राचीन यूनान के जो भी दार्शनिक हैं उनमें जो एक धारा है या एक स्रोत है वो है एपिक्यूरियन प्रणाली। और एपिक्यूरियन प्रणाली से जुड़े हुए जो भी दार्शनिक हैं वो सुखवाद पर सबसे ज़्यादा बल देते थे, यानी मनुष्य को पूर्ण सुखवादी मानते थे। तो समझ सकते हैं कि आज के ज़माने का जो भी या बेंथम के विचारों का जो भी उपयोगितावाद है वो भी इस बात पर बल देता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो बात है ये अगर हमें कहीं प्राचीन स्रोतों में पता करनी हो तो हमें ये कहाँ पर दिखाई देती है, एपिक्यूरियन प्रणाली, जो प्राचीन यूनान की देन है, प्राचीन यूनान का दर्शन है, वहाँ से ये विचार मिलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इसकी जो हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं तो अपन देखेंगे कि ये ऐसी चीज़ जो बेंथम बता रहे हैं ये हमें कहाँ और दिखाई देती है। वो भले ही स्पष्ट रूप से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई और इस विचार को, इस मुद्दे को बेंथम ने अपने विचारों में लाकर और भी ज़्यादा उसको राज्य के कार्य क्षेत्र में शामिल किया, वो अलग बात है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जैसे विचार हमें कहाँ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियन प्रणाली में हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में। अब एक बात और, ये तो अपन सभी एक पूरा यूरोपीय दार्शनिकों की बात करें। आप कल्पना कीजिए, आपको यकीन करना होगा कि ऐसा कोई भारत का भी ऐसा कोई दर्शन है जो मनुष्य के सुखवाद पर बल देता है, मनुष्य के सुखवाद पर बल देता है। समझ सकते हो? बिल्कुल आपको यकीन करना है, वो है चारवाक दर्शन। हमारे जो भारत के जो दर्शन है उनमें एक दर्शन आता है चारवाक दर्शन, और इस चारवाक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे ऋषि चारवाक। आपको पता है उनका बहुत ही प्रसिद्ध एक श्लोक है, वो है याव जिजेवित सुखम जीवित ऋणित घृत पीवित भस्मीभूतस्य देहश्यम पुनरागमन चकुत। अर्थात इसका हिंदी सलाह आपको स्पष्ट करता हूं कि जब तक जीवन है तब तक उसे सुखपूर्वक जियो। हमारा जो जीवन है ना, जब तक हमें जिंदगी मिली हुई है सुखपूर्वक जियो, खूब आनंद के साथ जियो। ऋण लेकर भी घी पीना, अर्थात अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उधार लाके भी एंजॉय करो। कहना का तात्पर्य ऋण लेकर घी पीना। समझ सकते हो इस बात का एक सलाह व भाव। अपने जीवन को आनंद बनाने के लिए आपके पास नहीं है कुछ पैसा तो उधार लाके अपने जीवन को आनंद बनाइए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद में तो इस शरीर को भी जला दिया जाएगा, तो फिर उसमें सुख की बात क्या कामना करोगे और क्या सुख की बात करोगे? मरने के बाद में तो शमशान घाट में ले जाके जला दिया जाओगे। इसलिए जब तक जिंदे हो सुख भोगो, ऐश करो, आराम करो और आनंद में जीवन जियो। ऐसा कौन कहते हैं? चारवाक ऋषि कहते हैं। आई बात समझ में? तो चारवाक ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि आपको लोक परलोक स्वर्गलोक किसी लोक की बातें सब भूल जाओ, कोई कुछ नहीं है, सब अच्छा है,
जब तक जीवन है अच्छे से जियो। तो ये इनका मूल मकसद क्या था कि मनुष्य के जीवन को सुखवादी, सुख भोगने की ओर प्रेरित करना। तो कह सकते हैं कि हमें उपयुक्तवाद के विचारों का भारतीय दार्शनिक के जो एक विचारक हैं चार्वाक ऋषि, वो भी इसी प्रकार की बातें करते हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमने आपको बताया चार्वाक दर्शन से संबंधित। ठीक है, वापस अपन यूरोपीय विचारों में जाते हैं। आप देखिए 17वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता वाले सिद्धांत हमारे थे, हॉब्स लॉ और रूसो, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब देखो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उन्होंने उपयुक्तवाद में कुछ परिवर्तन किया। हॉब्स क्या कहते हैं? मनुष्य पशुवत आचरण करने वाला सुखवादी प्राणी है जिसमें नैतिक भावनाओं का प्राय अभाव देखा जाता है। हॉब्स के सामाजिक समझौता को हमने अच्छे ढंग से पढ़ के आए। वो क्या कहता था कि मनुष्य कैसा पशुवत है और पशुवत आचरण करता है, वो सुखवादी प्राणी है, मतलब वो जंगल में जीने वाला बिल्कुल विवेक शून्य इंसान है और वो सुख की कामना करता हुआ रहता है हमेशा। उसमें नैतिक भावनाओं का पूर्णतः अभाव है। वही लोग कहते हैं कि उपयुक्तवाद के आधार पर ही राज्य की शक्तियों को सीमित कर देता है। उपयुक्तवाद के आधार पर ही राज्य की शक्तियों को सीमित कर देता है, यानी राज्य का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचार को में ये बात हमें दिखाई देती है। सिरेनाइक वर्ग है, उन्होंने भी इस उपयुक्तता के विचार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया। ठीक है, लेकिन उपयुक्तवाद के दर्शन की जो स्पष्ट प्रतिपादन है वो डेविड ह्यूम ने किया। किसने? डेविड ह्यूम ने किया। डेविड ह्यूम ने और उनके बाद प्रिस्टले, अचेसन, डेविड कम्बरलैंड, पेले, हॉलबैक, हेल्यूटिशियस जैसे जो उपयुक्तवादी विचार हुए, इन सभी ने इस बात पर बल दिया। किस पर? उपयुक्तवादी विचारों पर। अब देखें बेंथम ने जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो वाक्य है, मैंने आपको बताया था कि प्रिस्टले की पुस्तक शासन पर निबंध से लिया था। किसकी पुस्तक है? प्रिस्टले। पुस्तक का नाम क्या था? शासन पर निबंध। और उस प्रिस्टले ने अपनी पुस्तक में एक पेज पर ये जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात आचेसन की पुस्तक से लिया था। किससे? आचेसन से। तो कह सकते हैं कि प्रिस्टले ने आचेसन से और बेंथम ने प्रिस्टले से ये विचार लिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये बात उन्होंने जरूर एक पंक्ति के रूप में की, लेकिन इस उपयुक्तवादी विचार का प्रबल और विस्तार और महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में इस राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो प्रतिपादित किया प्रबल तरीके से, वो किया जेरेमी बेंथम ने। किसने? जेरेमी बेंथम ने। और डायसी ने बेंथम को प्रथम और महानतम दार्शनिक कहा इसके संबंध में। इसलिए कई बार उपयुक्तवाद को बेंथमवाद के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्तवाद को प्राय बेंथमवाद के नाम से भी जाना जा सकता है। इसलिए आपको कभी भी प्रश्न आ जाए कि बेंथमवाद पे अपनी टिप्पणी करिए, तो भी आपको उपयुक्तवाद के दर्शन के संबंध में विचार लिखने हैं। ठीक है, और बेंथम के बाद इस उपयुक्तवाद के विचारों को आगे ले जाने के जिसने काम किया वो थे जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, अलेक्जेंडर ग्रॉड, जे.एस. मिल और मोल्सवर्थ। इन लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, अब देखिए उपयुक्तवाद है वो बेंथम की समूची विचारधारा चिंतन की एक आधारशिला है और ये सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक और सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? इंग्लैंड था। पूरी की पूरी विचारधारा और पूरा चिंतन है ये बेंथम के इस विचारधारा का जो उपयुक्तवाद है इसकी आधारशिला है। और ये पूरी सुखवाद पर आधारित है। ये दुख की बात ही नहीं करता, दुख की कामना ही नहीं करता। पूरी तरह से सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक और सुधारवादी विचारधारा है। इस बात को वो बल देकर ये पूरे अपनी विचार है वो स्पष्ट करते हैं और ये बताते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख अर्थात अधिकतम हित किस प्रकार से
किया जा सकता है, इसके बारे में अपने संपूर्ण विचार प्रतिपादित करते हैं।